ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? कोई मुझे बता दीजिए, यस नो प्लीज। ओके फाइन। सो आई थिंक अपन ने यहाँ तक कवर कर लिया था। सो अपन आर्टिकल 15 के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें यही बात कही गई है। अपन ने आई थिंक मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, देन अपन मूव करेंगे आगे। तो आर्टिकल 15 के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आई थिंक ये सारी चीज़ की भाई आपको पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये आपका, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15। तो उसमें ये बात कही गई कि भाई आप किसी भी यानी रिलीजन की हो या फिर रेस या फिर कास्ट या फिर जेंडर हो आपका या प्लेस ऑफ बर्थ है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर लिखा है ओनली ओनली ओनली। ओनली का मतलब ये है कि अगर स्टेट चाहे, स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट चाहे, अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, राइट, लैंग्वेज के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। कैसे कैसे देखिए, अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपन उत्तर प्रदेश का तो मान लीजिए यूपीपीएससी होता है, राइट। एमपी के हो तो एमपीपीएससी होता है, ठीक है। अगर तेलंगाना का होगा या महाराष्ट्र का होगा, ठीक है, या फिर लेट्स से तेलंगाना का होगा या फिर आंध्र प्रदेश का होगा, तो वहाँ की जगह कोई ऐसी लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल तेलुगु। अब तेलुगु आपको आती है क्या? नहीं। अगर वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन निकाला है वहाँ की सरकार ने और बोला है कि भाई जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उसके लिए तेलुगु आना कंपलसरी है, राइट। सो देखिए, स्टेट ने यहाँ क्या किया, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर लिया, राइट। सो यू कांट गो टू दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सर मेरा ये फंडामेंटल राइट आपने वायलेट कर दिया इसका, लेकिन यहाँ लिखे नहीं कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज आपके साथ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सो कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अपन ने बोला कि इक्वालिटी वगैरह सारी चीज़ होना चाहिए। एक डॉक्टर हो सकता है और एक नर्स हो सकती है, तो दोनों की जो वेज मिलता है, जो सैलरी मिलती है, उसमें जमीन और आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन एरियाज वहाँ की जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। और वो जस्टिफाई भी करते हैं कि भाई हमारी डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, हमारे लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह देने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, राइट। सो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये स्टेट वगैरह कर सकते हैं, राइट। और आपने ये भी सुना होगा या देखा होगा कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई नियम लाने की कोशिश की, और दूसरी गवर्नमेंट वगैरह है, उत्तर प्रदेश वगैरह की गवर्नमेंट, उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे राज्य के लोग हैं और उन्हीं को हम जॉब देंगे, दूसरे लोगों को हम हमारे स्टेट में नहीं आने देंगे, राइट। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट दे आर ट्राइंग टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द देयर ओन स्टेट, राइट। सो इस तरह की चीज़ें होती है। एनीवे, ये अपन लास्ट पड़ाव पे थे, ये चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। अपन ने शुरू में बात की थी कि इंडिया इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड अपन ने ये बात की थी कि वही सब देखिए डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। तो अभी चैलेंजेस क्या है? तो देखो, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन बन गया, तो आपको इसका आंसर अगर लिखना है तो कैसे करोगे? तो डेमोक्रेसी वगैरह क्या है, आप या अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर एक कोटेशन बहुत अच्छा ऐसा है शायद वो इस तरह से कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में जो सरकार वगैरह बनती है वो मेजोरिटी की बनती है, आपको पता होना चाहिए, राइट है। लेकिन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी। एक डेफिनेशन दे रखी है कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज होनी चाहिए, आइडियली, राइट। सो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कोटेशन। और क्या क्या डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीज़ें वो आप लिख सकते हो, कैसा इमरजेंस हुआ, और आप बता सकते हो यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है। और अगर इंडियन डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको लिखना चाहे, आपको लिखना पड़े, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई देखो, बहुत अच्छा पैरा दे रखा था, लेट मी रीड, कि इसमें लिखा है कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। ऐसा कोई भी देश नहीं है पूरे विश्व में जिसको हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है, राइट। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for the greater recognition of equality on the existing as well as the new issues. हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पर वो ट्राई करते रहते हैं कि भाई जो इक्वालिटी है उसको पहचानो, उसको रिकॉग्नाइज करो, राइट। अब बताओ इंडिविजुअल अपने लेवल पे कैसे करते हैं? भाई आप और मैं अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, हम पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे, तो क्या है, हम एक तरह से डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए तो अपना काम कर रहे हैं। सिमिलरली यदि आप देखें
एज ए कम्युनिटी की अगर बात करें तो कम्युनिटी, लेट्स से कि फार्मर कम्युनिटी की बात करें तो टुडे दे आर प्रोटेस्टिंग, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से डेमोक्रेसी में जो उनको राइट्स दिए गए उन्हीं का तो यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक को, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और हम अपनी डेमोक्रेसी को अच्छे से आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। एंड दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल हियर। सो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है बहुत सारे देश होते हैं, देश में इनफैक्ट वर्ल्ड में भी, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है और इसके बाद ही डेमोक्रेटिक कंट्री आती है। अभी यहाँ का नेपाल का भी देख सकते हो, केपी कोहली करके नाम, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, देखिए उन्होंने डिसोल्यूशन कर दिया ना अपना पार्लियामेंट का। मोनार्की था, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। तो फॉर दी सेक ऑफ द पावर, वो क्या करना चाहते हैं भाई, अपने हाथ में पावर है, इसलिए वो डेमोक्रेसी से लेकर वापस जो मोनार्की हुआ करता है, मोनार्की मतलब वही ना, मोनार्की वगैरह, राजतंत्र, राजाओं का राज चलेगा, राइट। सो सॉरी, अराजकता। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ये बोल मोनार्की बोला ना आपने। हाँ हाँ हाँ, अराजकता ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही अराजकता, हाँ वही। सो ये यहाँ तक अपन ने बात कही थी। फिर इसके बाद आगे अपन ने इस तरह से ये बात करते करते ये सारी चीज के बारे में डिस्कस किया था। सो यहाँ पर ये है कि हाउ दिस इशू ऑफ द इक्वालिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड एज यू रीड दिस चैप्टर, ठीक है। तो देखिए वही कहना चाहते हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेसी में अगर अपन रहते हैं और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपना राइट्स, अगर उनका ठीक से अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आप डेमोक्रेसी को जीवित करने में कोई भागीदारी नहीं निभा रहे हो। So being a citizen of India, you should participate in the democratic process. So ये लास्ट पार्ट था, लास्ट टॉपिक था, ये कंप्लीट होने वाला है। एक कुछ वर्ड से आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है आपको पूरा पता होना चाहिए। 18 साल का जो भी कोई व्यक्ति है उसको राइट टू वोट है, रिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल और इकोनॉमिक कोई भी क्राइटेरिया वगैरह ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस सोसाइटी से और क्या आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड वगैरह क्या है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, ये होता है अपने आप को एक फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि मेरी वर्थ है, मेरी कुछ रिस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये बहुत ही शानदार डेफिनेशन है, आप लिख सकते हो। देखो ये लाइन पूरी की पूरी उठा के अगर अपन कोई कॉपी में लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छा आपको इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे ना, मजा आ जाएगा। जो भी एग्जामिनर वगैरह होगा वो अच्छा मार्क्स आपको देगा। क्या है, तो दिस इज द डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दिस है document that lays down the basic rules and regulation for the people and the government in the country। ये क्या एक डॉक्यूमेंट है सर। और अगर एक वर्ड अच्छा आप जोड़ दे तो बोल दे कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या ये लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि भाई साहब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द नीड ऑफ द पीपल। अगर ये जीवित है तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, अगर डेड होता मर जाता है बताओ तो कुछ कर सकते कुछ नहीं, लेकिन ये जीवित है, ये समझता है कॉन्स्टिट्यूशन, समझता है इन सेंस कि जो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहते हैं, कौन रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रहते हैं जजेस वगैरह, और कौन नहीं है भाई साहब, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट है। वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित होने का एहसास कराते हैं और समय समय पर इंटरप्रिटेशन देते हैं, तभी तो बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, राइट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब ये जिंदा डॉक्यूमेंट है भाई, जिंदा डॉक्यूमेंट है, और वो सोसाइटी की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में बदलाव करता रहता है थ्रू दी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट है। सो इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो। सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में अगर अपने को लिखना पड़े तो कैसे यहाँ से शुरुआत कर सकते हो कि ए मूवमेंट दैट बिगन कहाँ पे शुरू हुआ था, यूएसए में, मैंने आपको बताया था, रोसा करके नाम कोई थी ना, पार्ट 9 की एक लड़ी हुई बेटी थी, उसने सीट देने से मना कर दिया था 1950 में, और फिर 1964 में एक्ट आया जिसको क्या बोला था, सिविल राइट मूवमेंट एक्ट करके ऐसा कुछ बोला था ना, सिविल राइट एक्ट करके आया था, अपन ने पढ़ा था, आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए ये सिविल राइट एक्ट वगैरह यूएस में आता है। फिर इसके बाद में जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं हो रहा था वो बंद हो गया था, राइट है। सो ये सारी चीज़ थी आपने इस चैप्टर में पढ़ी। इसके बाद इस चैप्टर को अपन एंड करते हैं किया गया, ठीक है। सो इतना ही था इस चैप्टर में। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप
पूछना चाहते अभी पूछ लीजिए, या फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। किसी को डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। नो सर। नो डाउट, ओके। चलिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने के लिए जा रहा हूँ उस क्वेश्चन। चलिए, अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर में समझिए। ओके फाइन। सो सेकंड चैप्टर है, इसमें हेल्थ के बारे में बता होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के। सॉरी, सेकंड चैप्टर क्या है, लेट मी चेक फर्स्ट। हेडिंग नहीं लिखी है इसमें, ओके। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इसमें लिखा है कि किस तरह से काम वगैरह करती है, ठीक है। इसमें देखनी चाहिए कि स्लाइड। ओके, सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, राइट। तो सेकंड चैप्टर में अपन बात करेंगे स्टेट के बारे में कि स्टेट वगैरह है क्या है, उसका क्या किस तरह से रोल होता है, एमएलए वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि भाई साहब, स्टेट वगैरह होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो उसका काम वगैरह क्या होता है, किस तरह से काम करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है तो किस तरह से होती है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि जो अपना सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया किस तरह से है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का जो है, अपने को पता है एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर इसके बाद में क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो अपने 74th वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की, ठीक है। सो ये क्या एक राज्य है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। सो कोई पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है तो अपन यहाँ से करते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे तो करेंगे भाई, फिर यहीं से फीडबैक जाता है ऊपर, फिर जो ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में रहती है, मतलब गवर्नमेंट, फिर वो डिसीजन देती है, फिर इस तरह से काम चलता है क्या, ठीक है। सो देखिए कि अपने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि भाई देखो, फैक्ट दैट 3 लेवल पे अपनी गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है और एक नेशनल लेवल पे होती है। स्टेट लेवल पे आपको पता है हर एक राज्य में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। आप यूपी के हो, मध्य प्रदेश को, तो आपको पता ही हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हमको पता है कि 7 शेड्यूल नाम की चीज़ होती है, उसमें भी कुछ स्टेट वो देख लिस्ट दे रही थी, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, जिसे वो देख यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और स्टेट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में कौन बना सकते हैं लॉस, यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। और एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दे रखे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें उनके ऊपर लॉ कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें लॉ दोनों ही बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट, राइट।
सो इतना इसके लिए अभी अभी के लिए सफिशिएंट है। फिर आगे और अपन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अगर स्टेट अगर कॉन्करेंट में बनाए और यूनियन व्यूज में बना दे तो फिर किस तरह से कौन सा लॉ प्रिवेल होगा, कौन सा लॉ का पालन किया जाएगा। ठीक है, विल डिस्कस लेटर, बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो अब देखते हैं कि भाई देखो जो लोकल गवर्नमेंट काम वगैरह कैसे करती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अब हम आज ये पढ़ेंगे कि भाई जो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है, राइट। एंड और ये डेमोक्रेसी में कैसे किस तरह से टेक प्लेस होती है, किस तरह से चीजें एग्जिस्ट करती है, किस तरह से चीजें होती है डेमोक्रेसी में। एंड जो एमएलए होता है, हमेशा अपन बोलते रहते हैं कि भाई साहब ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का या फिर हमारा क्षेत्र का एमएलए है, ये विधायक महोदय, क्या होते हैं उसको, विधायक महोदय है, भाई साहब ये विधायक है। तो भाई साहब ये विधायक कौन होता है, ठीक है। एंड हाउ डज और हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू और डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट से किस तरह से लोग अपने व्यू की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अपन भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चंस वगैरह है इन चीज़ों से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर रोड से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों का एग्जामिन आज हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि एमएलए कौन होता है, हु इज एमएलए। ठीक है, एमएलए कौन होता है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एमएलए कौन होता है, हु इज एमएलए। ठीक है, सो देखिए आपने सुना होगा कि ये मेरे क्षेत्र का एमएलए है। तो एमएलए का मतलब होता है क्या भाई साहब, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो अपनी क्या बोलते हैं उसको, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा बोलते हैं उसको। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है ना, विधानसभा का जो सदस्य होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और इनको कौन इलेक्ट करता है, पीपल मतलब लोग, आप और मैं इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका क्षेत्र का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, उसको आपने वोट दिया, अगर वो जीत गया तो वो क्या करेगा, फिर विधानसभा में जाके बैठेगा। और विधानसभा में जाके बैठा तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एमएलए बोलेंगे। भैया ये हमारा क्षेत्र का विधायक है, विधायक। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं, तो वही विधायक होता है। आगे की बात करते हैं तो देखिए भाई साहब, दे देन बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे ही आपने उसको जीता है, इसके बाद में वो लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा का सदस्य बन जाएगा। एंड आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट, आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये लोग होते हैं जो एमएलएज होते हैं, सारे के सारे मिलकर फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। नहीं है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। या आपको स्लाइड वगैरह दिख रही है ना, आवाज क्लियर आ रही है ना? आवाज तो क्लियर आ रही है, स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। अरे तो आप बताना चाहिए ना। मुझे लगा था तो नहीं हो रही। अरे एक सेकंड, मैं तो सोच रहा हूँ आपको बोलना चाहिए। एक सेकंड होल्ड पर रखिए, मैं अभी लाता हूँ स्लाइड वगैरह से। अब दिख रही है स्लाइड? नहीं, अब दिख रही है। अब दिख रही, तो मैं यही तो बात कर रहा था, अभी दिख रही बताना। चलिए कोई नहीं, तो प्लीज बता दीजिए ना, मैं स्लाइड से ही पढ़ाता हूँ। अगर स्लाइड नहीं होती है तो उस समय मैं आपको बता दूंगा स्लाइड नहीं है, लेकिन हमेशा मैं स्लाइड से ही पढ़ाता हूँ। हाँ ओके। एनीवे, सो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आपकी आवाज आएगी ना। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे एमएलए। जो एमएलए वगैरह होते हैं वो फिर उनके इलेक्शन होता है, फिर वो जितने भी एमएलए वगैरह होते हैं वो इलेक्ट होकर फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। मान लीजिए ये विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, मान लीजिए या एमपी की, मान लीजिए यहाँ पे गए हैं भाई साहब, ये भाई साहब गए हैं आराम से और यहाँ पे बैठ गए। क्योंकि अपने क्षेत्र का एमएलए है, विधायक है भैया। तो यहाँ से समझ लीजिए कि लेट्स से 230 है। आपको पता होना चाहिए कि आपके राज्य में कितनी सीट है। आई थिंक उत्तर प्रदेश में 403 है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट, और एमपी में 230 है, आपको पता होगा शायद, राइट। सो ये भाई साहब है, सब यहाँ पे जाएंगे और 230 लोग होते हैं। इनमें से जो मेजोरिटी लोग होंगे, मेजोरिटी मतलब
250 का अगर आप हाफ करेंगे, सॉरी 230 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, एक कितना होगा भाई साहब, 115। सो जिनके पास भी 116 एमएलए होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, मतलब मेंबर्स होंगे, वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, गवर्नमेंट को बनाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, राइट। अगर अगर किसी के पास 114 एमएलए है लेकिन मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, 115 चाहिए, 115 चाहिए। अगर जिनके पास 115 नहीं है, उनके पास अगर 114 है, तो वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, वो सरकार नहीं बनाएंगे, और वो पोजीशन में बनेंगे, बैठेंगे और पोजीशन की तरह काम करेंगे, राइट। सो ये इसमें सब कुछ ऐसे ही लिखा है, लेकिन ठीक है, देखते हैं कुछ नया पॉइंट्स इसमें निकलता है। तो इन दिस वे वी से दैट, हम कहते हैं कि भाई एमएलए जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, आपको, मुझे, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, किसी के पास नहीं होती है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आप पता करना कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल किन किन राज्यों के पास है, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या बिहार, कौन कौन से राज्य है, 6 या 7 राज्य जितने भी है, आप पता कीजिए, कल मुझे बताइएगा। काउंसिल अलग होती है, ध्यान रखना, जैसे एक राज्यसभा होता है अपना और एक लोकसभा होता है, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो इट इज लाइक और समथिंग लाइक राज्यसभा की तरह होती है, ठीक है। तो आप पता कीजिए, 5-6 राज्य में है, 6-7 राज्य में होगी शायद, तो आप देखना कौन कौन से में पता करके बताइएगा। सो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट एरिया, मैंने आपको बताया था कि भाई स्टेट होता है उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने मैप वगैरह था इसमें, देखोगे स्टेट मैप कहाँ पर है, ये ठीक है, मैंने मैप में लगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देख लेना मैप वगैरह है, तो वहाँ की जगह दिखाया हुआ था कि भाई एक मैप बना हुआ था, और वहाँ की जगह ये बताया था कि जितने भी एरिया था उसमें सब में जो था एरिया था उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको बनाया गया था, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर था, वो वहाँ से इलेक्शन वगैरह लड़के आया था और वहाँ का एमएलए होता है, ठीक है। सो अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 230 लोग होंगे, तो 230 वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी, राइट। अगर यूपी की बात करें तो 403 अगर एमएलए सीट है तो 430 कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, राइट। तो सिमिलरली अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स होती है, हर एक स्टेट की वेरी करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया थी हर एक स्टेट से, सॉरी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति आता है जिसको अपन एमएलए कहते हैं, ठीक है। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लोग होते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। सो दीज एमएलएस देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जो एमएलए होते हैं ना सारे, आप ये मत सोचना कि सारे एमएलए होते हैं 230 के 230 ही एक ही पार्टी का है, नहीं। कोई कांग्रेस का होगा, कोई बीजेपी का होगा, कोई बीएसपी का होगा, कोई निर्दलीय होगा मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, कोई सीपीआई का होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, कोई तेलुगु देशम पार्टी का होगा। सो अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं ये, राइट। सो सारे लोग ये वहां पर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हाउ डू पीपल हु आर बिकम चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये सारे लोग हैं। इनमें से अब बताइए कि चीफ मिनिस्टर कैसा बनता है, देखिए कैसे बनता है, बताते हैं आपको कैसे बनेगा भाई। देखो, ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वॉन more than half number of the constituencies in the state can said to be in a majority। जो एमएलए, जो लोग मेजोरिटी मतलब मैंने एग्जांपल दिया था 230 में से अगर 116 सीट किसी ने जीती है किसी पार्टी ने, तो उसको बोलेंगे वो मेजोरिटी में है। वो किसमें है भाई साहब, मेजोरिटी में है, ठीक है। वो अल्पसंख्यक में नहीं आएंगे, वो बहुसंख्यक में है, क्योंकि इनके नंबर्स ज्यादा है, इनका नंबर ऑफ एमएलएज आर ज्यादा है, राइट। सो द पॉलिटिकल पार्टी दैट इज मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। जैसे अपन एग्जांपल ले बीजेपी का, तो बीजेपी मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की, अर्थात उनके पास इतने सारे एमएलए हैं। खैर अभी तो कुछ इलेक्शन वगैरह ये सारी चीज चल रही है। अपन दूसरा एग्जांपल ले 430
3 वाला उसमें से आधा कर लो, जैसे 201 या 202 सीट होंगे, वो किसके पास होंगे? यूपी, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है श्री आदित्यनाथ जी, उनकी पार्टी के बीजेपी, तो बीजेपी के पास क्या 203 सीट से ज्यादा है, तभी वो पार्टी में। सिमिलरली अगर अपन एग्जांपल करें 545 सीट अपने इसमें होती है, तो इसका आधा मान लीजिए 200 समथिंग 250 और के आसपास मान लो, इससे ऐसा मान लो, तो फिर 200 250 से के आसपास सीट जिसके पास है, मतलब 50% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब किसके पास है? बीजेपी के पास है, वही गवर्नमेंट बना सकते हैं और वही रूल कर सकते हैं। सो बीजेपी यूनियन गवर्नमेंट है आज, इसका मतलब ये है कि उनके पास मैक्सिमम सीट है, मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ एवरेज है, इन टर्म्स ऑफ दी 1/2 ऑफ द टोटल सीट ऑफ दी लोकसभा। लोकसभा की जितनी सीट है उसका 50% से अधिक सीट है, राइट। सो हर एक स्टेट में, और यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसी में ये कॉन्सेप्ट होता है, और जिसके पास ज्यादा सीट होती है, मेजोरिटी होती है, उन्हीं में से एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 230 में से 116 है, सो 116 लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेजोरिटी में वोट है, वो इलेक्टेड है, तो इन्हीं में से एक व्यक्ति रहेगा जिसको ये सारे मिलकर चुनेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब आप हमारे चीफ मिनिस्टर है, और फिर इनका नाम रिकमेंड कर देंगे। किसको रिकमेंड करेंगे? अरे भाई साहब किसको रिकमेंड करेंगे? ऑफ कोर्स गवर्नर को करेंगे, क्योंकि गवर्नर उनको फिर ओथ दिलाएंगे, isn't it? So ये इस तरह से चीज होती है और काम करती है, राइट। यहाँ तक चीज आपको आई होप आपको समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपन कि भाई साहब एमएलए तो ठीक है, अब ये बताइए एमएलए तुमको समझ में आ गया, जैसे कि मैं ये एमएलए वगैरह तो हमको समझ में आ गया। तो देखिए अब आपको पता है कि अपन ने अभी डिस्कस किया कि जो एमएलए होता है भाई साहब, वो रूलिंग पार्टी, सॉरी एमएलए होते हैं जो मतलब मेजोरिटी में, वो एक रूलिंग पार्टी से बिलोंग करेंगे, ठीक है, और वो लोग अपना एक लीडर को इलेक्ट करेंगे, और जो वो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर बीजेपी, अपन उस मध्य प्रदेश की बात करें, तो सब लोगों ने मिलकर मामा को अर्थात शिवराज सिंह चौहान जी को इलेक्ट किया है, और उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे तो जो होंगे हमारे लीडर और हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे मुख्यमंत्री होंगे, वो श्री शिवराज सिंह चौहान जी होंगे, और इसीलिए वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोगों ने उनको चुना है, और इन लोगों को हम लोगों ने चुना है। बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। अब देखिए आगे, इन केस दी बीजेपी, एग्जांपल इनका दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है डेटा स्कूल्स इनका। सो आगे हम बात करते हैं इन केस ऑफ द बीजेपी दिस, मतलब कहने की बात ये है कि भाई साहब जिसकी मेजोरिटी होती है उसका ही चीफ मिनिस्टर होता है। अगर एक्स पार्टी है, उनके अगर मेजोरिटी में नहीं है, वाई पार्टी का मेजोरिटी में, तो उसी का चीफ मिनिस्टर होगा, राइट। अब क्या होता है, अदर देन दी चीफ मिनिस्टर के अलावा भी दूसरे लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर बोलते हैं। कोई यूनियन मिनिस्टर होता है, कोई स्टेट मिनिस्टर होता है, कोई किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होता है। आपने सुना होगा कि भाई साहब वो शिक्षा मंत्री है, आपने सुना होगा कि भाई वो स्वास्थ्य के मंत्री है, आपने सुना होगा कि भाई साहब ये जल विभाग से संबंधित मंत्री है, आपने सुना होगा भाई ये जंगल फॉरेस्ट ऑफिसर से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उनको संभालते हैं, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड ये मिनिस्टर है। सो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये एक गवर्नमेंट होती है, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे सीएम होते हैं, बैठते हैं, फिर इसके बाद में डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, जिनको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। लेट्स से एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है साहब, और लेट्स से फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट हो सकता है, और इसी तरह लेट्स से इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट भी हो सकता है कि भाई पैसे भी आना चाहिए रेवेन्यू। सो ये क्या है? ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है, और इन डिपार्टमेंट को हेड करेगा, डिपार्टमेंट को जो लीड करेगा, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? उन्हीं को हम बोलेंगे मिनिस्टर्स। क्या बोलेंगे उनको? मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे भाई साहब, चीफ मिनिस्टर तो ये बैठा है भाई साहब ऊपर एकदम बिल्कुल सरदार की तरह, ठीक है। ये लोग जो डिपार्टमेंटल है, जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, उन्हीं को हम बोलेंगे मिनिस्टर। और फॉर एग्जांपल कोई अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है तो उसे बोलेंगे एजुकेशनल मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री बोलेंगे। और यदि कोई हेल्थ
डिपार्टमेंट को हेड करेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, भैया स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे इनको, ये स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। किनके स्वास्थ्य का, अपने स्वास्थ्य का तो रखते ही है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं कि भाई अभी कोविड आया तो भाई देखो जो जो स्टेटमेंट आते थे वो किसके पास से आते थे, कोविड जब आया तो स्टेटमेंट किसके पास आते थे, अरे भाई हेल्थ मिनिस्ट्री से आते थे कि बोलते थे भाई साहब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी की है, आते थे कि नहीं आते। आपने कभी सुना है कि भाई कोविड-19 चला है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई गाइडलाइन आ रही है कि लोगों को ये चीज फॉलो करो, नो, isn't it? So कोई भी डिजीज अगर क्रिएट हो रही है, कोई भी डिजीज वगैरह है, सो उसको इम्प्लीमेंट करवाना, करवाना, कंट्रोल करवाना, ये सारे किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड। सो कहने का मतलब है जिसका काम जिससे संबंधित है वही व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो आगे अपन चलते हैं, तो ये सारे इनको क्या बोलेंगे अपन, मिनिस्टर्स बोलेंगे, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए अब क्या होता है भाई साहब, अब ये होता है आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। मैंने आपको बोला था भाई साहब कि जिसकी मेजोरिटी होती है इसके बाद में वो व्यक्ति एक व्यक्ति को इलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ये हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, और उस चीफ मिनिस्टर को जो ओथ दिलाएगा, जिनको शपथ दिलाएगा, शपथ जिनको ओथ दिलाई जाएगी वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन जो ये ओथ दिलाई जाएगी वो किसके द्वारा दिलाई जाएगी, अरे भाई साहब ये गवर्नर महोदय जो रहेंगे ना, गवर्नर महोदय ही इनको ओथ दिलाएंगे, और ना केवल चीफ मिनिस्टर को बल्कि जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशनल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर एंड लाभ जो भी जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी कौन दिलाएंगे भाई साहब, चीफ मिनिस्टर, मतलब उनको अपॉइंट करेंगे। Isn't it? It is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. Got my point? समझे? अरे आवाज आ रही कि नहीं, कोई हाँ तो बोल दीजिए। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, सो द मिनिस्टर वगैरह अपन ने बात की। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बातें बोलती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो जब the chief minister and other minister have the responsibility of running various government department of the department or ministries। इनको डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले अपना क्या था, ह्यूमन राइट रिसोर्स करके था ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके MHRD करके अपनी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट करके हुआ करती थी, लेकिन अब उसको क्या बोलते हैं, उसको हम एजुकेशनल मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो भाई इसको एजुकेशनल कोई डिपार्टमेंट भी बोलता है और कोई मिनिस्ट्री भी बोलता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट्स हो सकती है या फिर मिनिस्ट्रीज हो सकती है, isn't it? So ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो हेड है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो भी कामकाज हो रहा है भाई सब उनकी निगरानी में होगा। अगर कुछ गड़बड़ हुआ है किसी भी मिनिस्ट्री में तो उसी के हेड को पकड़ेंगे वो, ठीक है ना, ये चीज होती है। सो दे हैव दिस सेपरेट ऑफिस, उनका एक अलग ऑफिस होता है, ठीक है। अगर कभी आप दिल्ली आए हो तो आपने देखा होगा पूरा एकदम रायसेना हिल्स पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनी हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री है वहाँ की जगह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। ये क्या अलग अलग डिफरेंट क्या होते हैं, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं जहाँ से वो काम काज करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में आप जाओगे तो भोपाल में वल्लभ भवन है, ठीक है, वहाँ की जगह बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। कोई एजुकेशनल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कोई स्वास्थ्य से, सो हर एक स्टेट में ये चीज होती है। आप चाहिए कभी तो देखिएगा जरूर। सो legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition party, meet to discuss the various things. Hence MLAs have a dual responsibility. कौन सी dual responsibility? One as an MLA and other as a ministry. तो ministers. So भाई सर क्या हो रहा है कि भाई जो लेट्स से कि मैंने असेंबली आपको बताई थी ना, जितने लोग आए 230, तो इसमें डिफरेंट पार्टी के आते हैं, वो सारे के सारे एमएलए होते हैं, ठीक है भाई साहब, सारे के सारे एमएलए होते हैं। कुछ लोग अपोजिशन में होते हैं और कुछ रूलिंग पार्टी में होते हैं। तो भाई साहब एमएलए का है ना वो दो काम होता है, एमएलए का काम होता है ना वो दो काम होता है। एक कौन सा, एक तो एमएलए की तरह बिहेव करता है, एमएलए की तरह बिहेव करता है, और दूसरा रोल क्या है, मिनिस्टर की तरह बिहेव करता है। अब बताओ मिनिस्टर की तरह कौन सा एमएलए बिहेव करेगा, अरे भाई साहब वही करेगा ना जिसकी गवर्नमेंट है। भाई जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी को मिनिस्ट्री देते हैं, उसी को मंत्रालय देते हैं कि जाओ भाई साहब मजे करो, मौज मस्ती करो, जाओ ये मिनिस्ट्री दे दी आपने। तो उसके पास दो रोल होंगे, कौन कौन से, एक तो एमएलए की तरह और एक मिनिस्टर की तरह। ये बहुत ही रेयर केस होता है कि ऑपोजिशन के किसी एमएलए को किसी कोई मिनिस्ट्री दे दी,
बहुत ही रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि अरे ऐसा, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि इलेक्शन जीतने के लिए इनको कितनी मेहनत करना पड़ती है, ये पावर और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद इतना खतरनाक इलेक्शन जीतने के बावजूद आपको लगता है कि मिनिस्ट्री किसी अपोजिशन पार्टी को देंगे? ऑफकोर्स नो, नहीं देंगे। सो ये पूरी की पूरी कहानी है। सिर्फ इतना मैटर लिखा था, लेकिन मैंने आपको इतना मैटर बता दिया है जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस करते हैं। नाउ रिमेंबर, देखिए अब क्या होता है भाई साहब, जो अब असेंबली है, असेंबली में क्या करते हैं लोग, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, एंड एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। और देखिए क्या होता है, आपको पता है कोई बिल वगैरह आता है तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं, और इसके बाद में लगता है कि बिल सही है तो फिर उसको क्या करते हैं, पास करवाते हैं। क्यों करते हैं भाई साहब? देखिए, this is because the members of legislative assembly are together responsible for the work of the government। तो भाई गवर्नमेंट जो भी काम करती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? जो एमएलए है भाई साहब, वो रिस्पॉन्सिबल। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट, और हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट। अरे भाई साहब गवर्नमेंट क्या होती है? पहला चैप्टर में पढ़ा था अपने शायद, अरे गवर्नमेंट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ द पीपल हु रन द कंट्री, हु फॉर्मुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट कुछ नहीं होती, सरकार कुछ नहीं होती, बल्कि एक ग्रुप होता है लोगों का। वो क्या करते हैं? वो देश को चलाते हैं, देश के लिए नियम कानून कायदे बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं? अरे भाई साहब आप में, अर्थात आप तो मैं कर सकता हूँ, अरे नहीं भाई साहब, जब आईएएस बन जाओगे अब तक की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं। अभी तो हम उनका फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं कि भाई साहब हमको इस नियम का पालन करना है। लेकिन जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो आप एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में काम करेंगे और जितने जो भी कानून बनाया जाएगा उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है भाई साहब, बात आपको समझ में आई? आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द वेरियस मिनिस्ट्रीज हु हेड देम। हमने डिस्कस कर लिया, डबल से करने की आवश्यकता नहीं है। एंड दी और ऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और जितने भी डिपार्टमेंट महोदय होते हैं इन सब का जो हेड होता है वो सीएम होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है सर। ऑल दी एमएलएस टुगेदर असेंबली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और दी लेजिस्लेचर्स, और जो जितने भी जो एमएलएस होते हैं वो सभी असेंबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, नाइस। किसी का माइक चल रहा हो तो प्लीज बंद कर देना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही ना तो इसमें साउंड आती है। सो देखिए ये एक इलेक्शन का कुछ रिजल्ट दे रखा था इस तरह से, हिमाचल प्रदेश का है। तो बोल रहे थे कुछ बहुजन समाज पार्टी, सॉरी बीजेपी है, उनको 44 सीट मिली है। नेशनल कांग्रेस है, उनको 21 सीट मिली है। ये कोई मार्क्सिस्ट है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उनको 1 सीट मिली है। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है भाई साहब वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना बीएसपी से, ना XYZ, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंट होते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो उन लोगों ने 2 सीट जीत की। टोटल सीट कितनी हुई भाई साहब? 68, 68 सीट हुई। 68 का आधा कितना होता भाई? 2 से भाग दे दो भाई साहब। 100, 2 तिया 6, 2 तिया 4, कितने? 34। बताओ 34 सीट से ज्यादा किसके पास सीट है? 34 से ज्यादा सीट किसके पास है भाई साहब? देखिए यहाँ पे कितना है, 44, 44 सीट है ना भाई साहब? अरे बीजेपी की 44 है, इसका मतलब क्या है? ये बीजेपी है वो किस्मों की मेजोरिटी में। और मैंने अभी आपको बताया भाई साहब जिसके पास मेजोरिटी है वही सरकार बनाएगा। अर्थात कौन सरकार बनाएगा? अरे बीजेपी वाले बंदे सरकार बनाएंगे भाई साहब, बीजेपी वाले बनाएंगे। Isn't it? So एक एग्जांपल दे रखा है, इस तरह से हर एक स्टेट का निकलता है, जिसकी मेजोरिटी रहती है उसका जो होता है यूनिट लीडर होता है वही क्या रहता है? चीफ मिनिस्टर होता है। तो भाई साहब ये लोग क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ठीक है, अरे ये भी कुछ करेंगे, क्या करेंगे? अरे भाई साहब ये अपोजिशन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? अपोजिशन का। सो ये सारे के सारे अपोजिशन एक्सेप्ट बीजेपी, बीजेपी को छोड़कर जितने भी ये लोग हैं, 3 पार्टी है और इतने जितने मेंबर्स है वो अपोजिशन के काम करेंगे। अपोजिशन का काम क्या होता है? अरे भाई क्रिटिसाइज करना, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना, चाहे चीज अच्छी हो या बेकार हो, उनका काम यही होता है। क्या होता है? बस क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि अरे वो पावर में आना चाहते हैं ना। लेकिन कभी कभी जेन्युइन इशू भी होते हैं और इम्पोर्टेंट इशू भी होते हैं। तो गवर्नमेंट का, ओपोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि भाई साहब अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह का नियम कानून लाती है जिससे कि देश का भला ना हो सके, तो उसके लिए अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट में अपनी बात को रखेंगे, बाहर रखेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। अगर 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 और ऐसा कहा जाता है, बहुत ही अच्छी बात कहा जाती है
वो ये है कि भाई साहब गवर्नमेंट अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अगर गवर्नमेंट है तो भाई साहब क्या होगा, भाई साहब वो कुछ नहीं होगी, अराजकता, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप अपन जिसे बोल सकते हैं वो चीज हो जाएगी। तो हमेशा एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर 100 सीट है किसी भी स्टेट में तो सिर्फ 50 से 51 सीट होना चाहिए, लेकिन उन 50 लोग अपोजिशन में होना चाहिए ताकि ताकि गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, कुछ भी काम गलत ना कर सके। अगर कुछ गलत करने के लाए, अगर एक दो लोग भी इधर पकड़ के ले आए तो इधर अकाउंट बाउंड हो जाएंगे और उधर कम हो जाएंगे 40 नहीं, तो भाई साहब बिल पास होगा क्या? अरे भाई साहब नहीं होगा। गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट होने के लिए 51 एलिजिबिलिटी है, तो 49 में कैसा बिल पास करा देंगे। सो अगर कंट्री को अच्छे से रन करना है तो स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी नहीं भाई साहब, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी होना चाहिए, ताकि ताकि इसी तरह का कोई नियम कानून ना बनाया जाए जिससे किसी व्यक्ति को, किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सप्रेस करना पड़े। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आपको लिखना रहे तो भाई साहब आप देखिए कि मेजोरिटी या एब्सोल्यूट गवर्नमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हार्ड डिसीजन लेते हैं, जिसे बोलता है हार्ड, एकदम हार्ड कोर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेट्स से एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी से रिलेटेड बात करूं, या फिर इंटरनेशनल आईआर से बात करें, उससे संबंधित अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो आराम से गवर्नमेंट ले सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। इसका मतलब ये क्या कि इंटरनेशनल फोरम पर अगर अपनी बात रखना चाहिए अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ की जगह एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होना चाहिए, जिससे कि सारे लोग एक साथ एक ही आवाज में बोले और अपनी जो इंटरेस्ट की बात है उनको प्लेटफॉर्म पे रखे और हमारे देश के लिए इंटरेस्ट के लिए बात हो, अर्थात हमारे फेवर में सारी ट्रीटीज हो, हमारे फेवर में सारा ट्रेड हो, हमारे फेवर में इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, जिससे कि ट्रेड सरप्लस हो। भाई साहब ट्रेड सरप्लस होने से क्या फायदा? अरे भाई साहब ट्रेड सरप्लस होने से मतलब ये है कि भाई साहब आप इंपोर्ट कम करो, आप इंपोर्ट मतलब चीजों को कम खरीदो, ज्यादा बेचो, जिससे क्या होगा भाई साहब आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, और जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या होगा भाई साहब, ग्रोथ इंक्रीज होगी। भाई साहब ग्रोथ होगी तो क्या होगी? अरे भाई साहब आपके लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो 7 मंजिल के मकान में रहेंगे एकदम शानदार, बिल्कुल मोबाइल चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, ये वो सब चीजें करते हुए, राइट। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो भाई जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है वो अगर सब्जी की दुकान लगा रहा है तो पता चला है कुछ काम नहीं, तो पता चला है शू क्लीन करने के लिए या फिर और दूसरा एकदम धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगा। तो ये चीज ना हो, इसलिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी होना चाहिए। तो मैंने दोनों आपको एस्पेक्ट्स बताए। अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो दोनों एस्पेक्ट्स लिखिए, और बैलेंस पॉइंट आपको हमेशा देना चाहिए। क्रिटिक इतना भी मत बनिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप तो मोदी भक्त हो या राहुल भक्त हो, मतलब राहुल गांधी जी के भक्त हो। सो आप हमेशा बैलेंस पॉइंट व्यू रखिए आपका, और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या भाई साहब? आपका थोड़ा सा सोल्यूशन जैसा आपका कंक्लूजन होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब एकदम आदर्शवादी और ये बोले कि ऐसा है हमारा देश तो 5 ट्रिलियन जीडीपी है, वो नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लेगा। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो आप? समझिए तो सही, आप लिख रहे हो मतलब क्या आप बोल रहे हो? जरा दिमाग से बोलिए। तो दिमाग से इन द सेंस कि भाई साहब अनरियलिस्टिक बात कर रहे हो आप। हाँ बोलिए कि फ्यूचर में हम इसको गेन कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट है और आशा है कि हम काम करेंगे तो इट कैन बी अचीव, इट कैन बी, ऐसा किया जा सकता है। ऐसा मतलब कि भी अचीव, हम अचीव कर लेंगे। भाई आप जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हो ना, -23% नेगेटिव में भी गई थी। अब इसके बाद बताओ कैसे तुम कर लोगे? अगर मेंस में आपको लिख रहे हो ये आंसर, आपको कार्ड देगा उन्हीं की जगह से और बताएगा कि जाओ बेटा तुम अच्छे से पढ़ के आओ। आप है ना बहुत ही आदर्शवादी हो गए और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, रियलिस्टिक बात आप करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एनीवे अपन देखते हैं गवर्नमेंट काम कैसे करती है। भाई साहब देखिए गवर्नमेंट कैसे काम करती है आपको पता होना चाहिए भाई, नहीं पता है चलिए मन बात करते, कोई बात नहीं। So, the legislative assembly is not only the place where opinion are expressed about the work of the government and action is demand। भाई सिर्फ ये प्लेस नहीं है वहाँ की जगह सिर्फ ओपिनियन वगैरह ये सारी चीज रखते हैं, लेकिन वहाँ की जगह देखिए भाई साहब बहुत सारी चीज होती है। क्या होती है? देखिए डिमांड वगैरह होती है, आप डिमांड भी कर सकते हो वहाँ की जगह। अरे भाई साहब अपोजिशन करती है ना डिमांड, और क्या कर सकते हैं? देखिए और क्या कर सकते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देखो मैं बताता हूँ क्या पता चलेगा। और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा गवर्नमेंट के बारे में बात करती रहती है।
आप द हिंदू पढ़िए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए, या फिर बिग पिक्चर देखिए, या फिर कोई सा भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड चीजें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हमारी भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। भाई उनसे तो पता चलता है हमको। अगर कोई डिसीजन लिया भाई कि मोदी जी ने बोला कि भाइयों बहनों 8 नवंबर 2016 से 500 के नोट और 1000 के नोट बंद हो जाएगा, तो ये क्या चीज आपको मोदी जी आपके घर आए और आपके कान में बोले थे क्या ऐसे? नहीं ना, कहाँ पता चला आपको? अरे भाई साहब आपने टीवी में देखा, कोई ना कोई चैनल पे तो देखा होगा आपने। सो ये सारी चीज हमको कैसे पता चलती है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है, गवर्नमेंट के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, वो चीज अपने को कहाँ से पता चलेगी? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब अच्छे टीवी चैनल देखोगे। आप वो नहीं देखोगे कि कल तक मत देखना हो इस तरह के, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या सोचने को मिलेगा। अच्छे देखिए। सो और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, रेटिंग एजेंसीज होती है, एनजीओज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रिपोर्ट्स वगैरह निकालते रहते हैं कि विमेन का स्टेटस क्या है अभी, ठीक है, मॉलन्यूट्रिशन और क्या बोलते हैं उसको, कुपोषण वगैरह कितना है, बच्चों में कितना है, प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने कदम लिए। तो ये सारी चीज, ये गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस है और ये सारी चीज आपको कहाँ से पता चलती है? अरे भाई साहब यहीं से पता चलती है आपको, टीवी चैनल से, न्यूज चैनल वगैरह वगैरह और इतनी सारी, ठीक है। सो आगे देखते हैं आगे क्या। इन ए डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू व्हिच पीपल एक्सरसाइज देयर व्यूज एंड आल्सो टेक एक्शन। अरे भाई साहब आपको पता है डेमोक्रेसी में हमको हमको क्या अधिकार है, क्या अधिकार है, देखते हैं भाई साहब क्या है। Let us look at the one such as soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister and a number of the people, different newspaper were present. देखिए भाई साहब कोई भी कैबिनेट डिसीजन लेती है, इसके बाद में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा देखिए कभी तो उसमें लिखा आता है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज ये कॉन्फ्रेंस ली ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, या फिर कभी हेल्थ मिनिस्टर ने ली है, या फिर कोई लेट्स से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दी है। तो इस तरह के बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डेलिब्रेशन या डिस्कशन होते हैं वो मीडिया के सामने बोलते हैं और मीडिया के थ्रू अपने को पता चलता है। तो सिमिलरली अगर अगर कोई भी स्टेट असेंबली में कोई भी डिस्कशन हुआ, किसी भी बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो इसके बाद में कॉन्फ्रेंस होती है और फिर कोई भी एक गवर्नमेंट का व्यक्ति आएगा, फिर वो जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार वगैरह खड़े रहते हैं, वो तो एकदम कि जैसे ही बाहर आएगा एमएलए महोदय या फिर सीएम महोदय, उनसे डायरेक्ट पूछेंगे हाँ तो सीएम महोदय जी बताइए आपकी सरकार ने क्या डिसीजन लिया, तो फिर वो ब्रीफिंग देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, समझ नहीं पता आपको, जिससे लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि भाई साहब ये डिसीजन। एंड द मिनिस्टर्स एंड सम अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीएम ही है, सीएम के आसपास बहुत सारे एक बहुत बड़ा हेड है, उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉलिटिक्स की भाषा में बोलते हैं, चले चपाटे रहते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप एग्जाम में मत करिएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग रहते हैं और दूसरे ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, अच्छे डिग्निफाइड लोग रहते हैं, तो अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन समझने के लिए ये चीज़ होती है, लेकिन लिखने के लिए नहीं होती है। So please remember. So the ministers explain the steps and the government had taken. वो बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, लाइक कोविड से रिलेटेड हमने कौन कौन से स्टेप लिए, जैसे कि कोरोना ना हो। फिर रिपोर्टर जो रहते हैं, रिपोर्टर्स वगैरह रहते हैं, पत्रकार लोग रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, कोई बहना ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है कि अरे सर बताइए आपने वाटर से संबंधित क्या डिसीजन लिया, तो वो बताएंगे अगर कुछ लिया तो हर एक जो न्यूज़पेपर रहते हैं उनके अलग अलग रिपोर्टर्स रहते हैं, और वो भाई बहन जो रहते हैं अपने जैसे आप जैसे वही क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, और जो आंसर देते हैं मिनिस्टर महोदय उन्हीं को अगले दिन एकदम बड़ा सा पेज लेंगे और फ्रंट पेज पे छाप देंगे। अगर खतरनाक कोई खबर है तो फ्रंट पेज पे छापेंगे कि अरे सीएम महोदय ने ये डिसीजन दिया, आने वाले दिनों में इसका ये प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी चीज। इस तरह से एक चीज थी मौके जगह कि गार्बेज वगैरह है, तो मिनिस्टर ने बताया कि भाई इसके लिए क्या काम किया, इसमें लिखा है कि भाई हमने ये गार्बेज हटाने के लिए ये काम किया है और आने वाले भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये किसका काम हुआ, ये चीफ मिनिस्टर उनके रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट वगैरह है उन्होंने ये ब्रीफिंग दी, मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्हीं का उन्होंने निभा किया, उन्होंने इनका पालन किया।
राइट. सो people in the power like chief ministers and the ministers have to take action. जो लोग मिनिस्टर्स होते हैं या चीफ मिनिस्टर, उनको एक्शन लेना पड़ता है सर, बातों से काम नहीं चलता है. बोलते हैं ना, टॉक डजंट, ऐसे कुछ है, टॉक डज नॉट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डज नॉट कुक राइस, बहुत अच्छी है. टॉक डज नॉट कुक राइस मतलब क्या है भाई, बातों से राइस नहीं बनते हैं. ये कहने का मतलब ये क्या करना पड़ता है, उसके कुकर लो, पानी वानी डालो, राइस डालो और फिर बर्नर लगाओ, आग वाग लगाओ, इसके बाद राइस बनेगा. तो सिमिलरली बात ये है कि भाई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वगैरह तुम हो, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में बैठे एकदम चिल कर रहे हो, मस्त एकदम एसी वेसी की हवा ले रहे हो, ये एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा भाई साहब. आपको एक्शन लेना पड़ेगा. अगर कोई विपत्ति आ गई तो कौन एक्शन लेगा? अरे भाई आप ही को लेना पड़ेगा, आपके अंडर में पूरा डिपार्टमेंट है. सो वो ये काम करते हैं और आप देखते भी हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू पता भी चलता है आपको, राइट. सो दे डू वेरियस थिंग्स करते डिपार्टमेंट. पब्लिक से संबंधित है वो भी काम करते हैं डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उनसे संबंधित वो काम करते हैं, हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन संबंधित, और बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट वगैरह सारी चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड है और वो काम करते हैं. साथ ही साथ दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. आपने देखा होगा ऑपोजिशन है, राहुल गांधी खड़े होते हैं या फिर कोई भी ऑपोजिशन में आपके स्टेट में वो खड़े होते हैं और पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, या फिर मिनिस्टर पूछते हैं कि श्री राजनाथ सिंह जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो राफेल खरीद के लाए हैं उसमें कितना खर्चा हुआ. तो ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन? ऑपोजिशन. किससे? रूलिंग पार्टी से. देन रूलिंग पार्टी विल हैव टू आंसर दी क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर करना पड़ेगा उनको. भाई करेंगे वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर कुछ दाल में काला है और फिर बाहर आके मैं क्या को बताएंगे, फिर एजिटेशन करेंगे और फिर प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत लंबी कहानी हो सकती है. कभी कभी जो सभा रहती है उसको एडजर्न भी किया जाता है, उसको आगे भी बढ़ाया जाता है, स्थगित भी की जाती है. ठीक है. So convince people asking the question that proper steps are being taken. क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि भाई पता चले कि सही चीज हो रही है, दाल में कोई काला नहीं है, कोई करप्शन नहीं है. At the same time, newspaper and the media, while it discuss the issues and department has to respond. For the example, the holding the press conference. भाई कोई भी चीज अगर थोड़ी सी चीज भी मीडिया के बाहर आई ना, लोग बात करने लग जाते हैं, अरे भाई साहब मोदी ने ये काम किया, तो सब बता रहे मोदी ने कुछ नहीं किया. लोग फिर क्या करते हैं, मीडिया वाले भी डिस्कस करने लगते हैं, रिपोर्टर्स वगैरह भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं. तो इसीलिए भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं और ये स्टेप लेंगे, ताकि लोगों में सुख शांति रहे और भविष्य में क्या हमारा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कर सके. राइट. अगर सपोज मानिए कि भाई कोई ऐसा बिल पास किया गया जो कि अभी फार्मर का बिल चल रहा है, फार्म्स बिल चल रहा है, उसमें खतरनाक एजिटेशन चल रहा है, तो इस तरह से लोग रोड पे आ जाएंगे. ठीक है. तो ये एक तरह का वहीं की जगह एक है इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी. द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ. आपको बताना चाहिए हेल्थ और सैनिटेशन वगैरह स्टेट उस पर स्टेट है वो उस पर लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है. एंड फॉर एग्जाम्पल it make it compulsory for the municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. मैंने आपको बताया था भाई साहब, अपने किसके बारे में बात की थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात की थी. तो हर एक एरिया में क्या होना चाहिए भाई साहब, टॉयलेट वगैरह ये सारी चीज देखना है. स्ट्रीट की लाइट टूट गई थी, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था आपको. ठीक है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की. इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं वो. और स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर ध्यान रखते हैं कि भाई साहब हमने आपको पैसे दिए थे, आपने कुछ काम कराया या नहीं कराया, कि खा पी के ना मजे कर रहे हो. तो इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है. So it may also ensure that health worker is appointed in every village. by dispensary के बारे में आपने सुना होगा, जो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, वहाँ पर भी कोई डॉक्टर वगैरह रहता है, तो ये अपॉइंट किए गए कि नहीं किए गए. ठीक है. ये किसका? गवर्नमेंट ही तो काम है भाई साहब, वही पूछती रहती है, अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए, कारण बताओ, ये वो सारी चीज बताओ. राइट. और आप अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी है तो आप पूछेंगे इनसे, मतलब यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के आप रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही काम करते हैं. The act of the making laws on the certain issues is done in the legislative assembly for each state. मैंने आपको बताया नियम कानून अगर बनाना है तो स्टेट असेंबली में ही बनेगा. ठीक है. and the various government department then implement these laws. और जो लॉ बन गया इसके बाद में हर एक व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा, इसलिए हर एक डिपार्टमेंट को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. अरे भाई साहब फॉर एग्जांपल अपने लिए कोई कानून लेके आए, लेट्स से कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लेके आए, एनआरसी वगैरह लेके आए, और जो
अगर एक बार पूरा फाइनल हो गया, इसके बाद में गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई आज से ये लागू है, तो बताओ किसकी मजाल है जो इसको उल्लंघन करेगा? भाई करेगा तो फिर उसको कुछ अगर जेल वेल की कुछ टर्म रखी है, लेट्स से 5 साल की जेल वगैरह है, तो आपको 5 साल जाना पड़ेगा, कोई पनिशमेंट देना पड़ेगा। सो हर एक व्यक्ति को, हर एक डिपार्टमेंट को ये लो फॉर्मुलेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसको पालन करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। हाँ, आपको अगर लगता है कि ये कुछ गलत लॉ वगैरह सारी चीजें, देन यू कैन प्रोटेस्ट। आप एजिटेशन कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो कि भाई साहब आर्टिकल 14 और 15 में ये बात कही गई है और इनके आधार पर मेरे फंडामेंटल राइट, हमारे जो मूल अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट है, उनका उल्लंघन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट महोदय हमारी बात को सुनिएगा आप और इंस्पेक्शन लीजिए और जो लॉ बनाया गया है उसको रिपील करवाइए। ठीक है, यही तो डिमांड अभी फार्मर्स की भी चल रही है। फिर सबको पालन करना पड़ता है, साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है कि लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। और पूरी कंट्री के लिए किसके लिए लॉ बनाया जाता है भाई साहब? सॉरी, किसके द्वारा बनाया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। लेकिन अगर स्टेट के लिए बनाना है तो कौन बनाएगा भाई साहब? स्टेट बनाएगी। यूपी के लिए अगर कोई लॉज बनाना है तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी नहीं आएंगे वो यूपी में लॉ बनाने के लिए। अरे भाई साहब, अगर यूपी में बनाना है लॉ तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ही बनवाएंगे, उनकी सरकारी बनवाएगी। अगर एमपी में बनवाना है तो कौन बनाएगा? शिवराज सिंह चौहान जी ही बनवाएंगे, उनकी जो भी पार्टी वगैरह है, उनके जो एमएलए वगैरह उनके थ्रू। राइट। सो ये क्या बोलते हैं, इनको स्टेट लॉ बोलते हैं। तो स्टेट में लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और यूनियन में और पूरे देश में लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी वो बनाएगी। ठीक है, अब पार्लियामेंट क्या होता है, ये वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दस पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। इसका मतलब क्या, मैंने आपको कल भी बताया था, शायद आपने क्लास ली। तो अपन ने क्या किया, ये एमएलए वगैरह है, मिनिस्टर आ गए, सीएम वगैरह। देखो जो सीएम निकल के चाहता है तो 10-20 गाड़ी आगे पीछे रहेगी, 5-25 आगे जाएंगे और उनके बहुत उनके चेले वगैरह रहेंगे, वो पीछे आते रहेंगे। भाई साहब क्या है, अरे एकदम खतरनाक दिखता है भाई साहब, कह रहे ये तो बहुत ही बहुत महान आदमी है। ठीक है, अरे भाई साहब जरा सोचिए, इस व्यक्ति को इलेक्ट किसने किया? अरे भाई साहब मैंने ही तो किया, राइट टू वोट, क्वालिटी के आधार पर। भाई मैंने वोट किया तभी तो ये बंदा जीत के ना आज सीएम बन गया, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और व्यक्ति को वोट दे दूंगा। तो ये लोग, ये जो सीएम, इनके पास इतने सारी चीज घूम रहे हैं, नीचे उतर एकदम चुपचाप, एकदम जहाँ कुटी में रहता वहीं आता है, फिर सीएम नहीं रहेगा, ये हो जाएगा फॉर्मर। भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री। सो कहने का मतलब ये क्या है भाई साहब, कहने का मतलब ये कि जो मेन अथॉरिटी है, द मेन अथॉरिटी है वो कौन है? पीपल है। कौन है? पीपल है। पीपल मतलब आप और मैं, हम साधारण व्यक्ति है। इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है? We the people of India, the preamble of the Constitution of India says that we the people of India, अर्थात हम भारत के लोग, हम लोग ही तो वही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को पावर देते हैं। सो मेन अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? पीपल मतलब। ठीक है, सो कुछ इसमें टॉपिक एनालिसिस की कुछ वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत बड़ी अपना कंट्री है, उसको डिवाइड कर दिया लेट से। तो एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले तो ये कंट्री होती है, फिर स्टेट होता है, फिर स्टेट के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई तब लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा के चुनाव के लिए भी सेम नहीं, डिफरेंट हो सकती है। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह बनाई जाती है क्या वगैरह। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या होता है, किस तरह अपॉइंट किया जाता है, और बाउंड्री का किस तरह से रीएडजस्टमेंट किया जाता है। कभी पॉपुलेशन किसी की बढ़ गई है, किसी की घट गई है, या फिर कुछ हो गया तो किस तरह से ये सारी चीज होती है, वो डिलिमिटेशन कमीशन में अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक, सो कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब क्या आपको बताइए मैंने। ठीक है, या पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे सारे वोटर वगैरह वोट पे लेते हैं और वहीं से एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं। और अपन ने पंचायत के बारे में बात की, वार्ड के बारे में बात की थी, एमएलए के बारे में बात की थी। तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। सो पंचायत के लिए अलग हो सकता है, जिला पंचायत के लिए अलग हो सकता है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है। इसी तरह से एमएलए के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अर्थात विधान सभा के लिए जो इलेक्शन होता है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग हो सकती है। ठीक है,
दूसरा मेजोरिटी मैंने आपको बताया, दिस इज सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ, 100 में से अगर 50 प्लस 1, तो ये हाफ से ज्यादा हो गया, आधे से ज्यादा हो गया, 50 प्लस 1 कितना हो गया, 51 हो गया भाई साहब। तो क्या हो गया 51, मतलब हाफ से ज्यादा हो गया। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजोरिटी, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द सिंपल मेजोरिटी, ठीक है भाई साहब। एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक होती है 2/3 मेजोरिटी, एक होती है 2/3 मेजोरिटी। वो क्या होती है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि 300 लोग हैं, 300 के आधा होंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 1 अगर बोल दिया अपन ने तो क्या 151। तो इसको अपन बोलेंगे क्या, सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल मेजोरिटी। लेकिन अगर इसमें से अगर 2/3 मेजोरिटी निकालेंगे, 2/3 मतलब 300 का 2/3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 इक्वल टू 200, मतलब 100 लोग अगर है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, स्पेशल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी। फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होती है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इसको बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी। मतलब जितने लोग हैं उसके 2/3, मतलब 2/3 से उसको गुणा कर दो, 300 में 2/3 से गुणा कर दो तो कितना आएगा भाई साहब, अरे भाई साहब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ही आएगा ना। तो देखिए भाई साहब, जो हमेशा हमेशा स्पेशल मेजोरिटी या फिर 2/3 मेजोरिटी है वो हमेशा सिंपल मेजोरिटी उससे ज्यादा होती है। इसीलिए जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल रहता है ना भाई साहब, कोई संवैधानिक वाला बिल रहता है ना, उस समय स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता रहती है, कभी कभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता भी पड़ती है। क्या मेजोरिटी होती है आगे आगे हम करते हैं, बट थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ध्यान रखिएगा। ऑपोजिशन क्या होता है मैंने आपको बताया भाई साहब, ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो लोग वही होते हैं भाई साहब, कौन होते हैं, जो रूलिंग पार्टी में नहीं होते हैं, जो इलेक्शन वगैरह हार गए हैं, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई साहब। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, राहुल जी खड़े हो जाते हैं, पूछ देते हैं मोदी जी ये बताइए आपने क्या किया, ठीक है, या फिर आपके स्टेट में कोई व्यक्ति वो खड़ा हो जाते हैं ओपोजिशन में, तो बताइए आपने क्या किया। अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो कौन अभी अपने क्या नाम उनके पूर्व प्रधानमंत्री जी कमलनाथ जी वो खड़े हो जाते हैं, बताइए शिवराज सिंह जी चौहान जी आपने ये काम क्या किया, ठीक है। तो वो ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे इशू होते हैं वो रेज करते हैं, ठीक है। इन दी असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है मैंने आपको बताया, ब्रीफिंग देते हैं भाई हमारी मीटिंग में क्या हुआ, और एक फिर लेटर पैड निकालते हैं ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मतलब कहीं क्या होता है, एक व्यक्ति आएगा, मिनिस्टर आएगा, वो सारी चीज बताएगा, और इसके बाद में फिर एक मस्त निकालेंगे, यहाँ पे लिखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन, और फिर पूरी डिटेल देख रखी XYZ हमने ये डिसीजन लिया गया है, और फिर ये रिपोर्टर में प्रिंट हो जाता है। भाई साहब इस समय फोन आ रहा है ये, ठीक है दीजिए आ रहा है। सो ये बात समझ में आई आपको, इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो क्या होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या होता है, ए गैदरिंग ऑफ द जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड एंड हियर अबाउट एंड दे आस्क क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या सारी चीज हुआ है, और पब्लिक से इंटरेस्टेड, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, जो जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, और वहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको आंसर करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी दिस चैप्टर। आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे, नहीं हो तो खत्म करते हैं। कोई डाउट कौन, प्रेम क्या नाम है, ये जो हम तो अभी बाद में आए फाइनल विषय का, कोई डाउट है आपको? नहीं अभी तो नहीं है, मतलब चैप्टर नहीं पढ़ है? के फिर पूछ लूंगा अगर होगा तो। हाँ तो प्लीज चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है ना। ये थर्ड चैप्टर थे शायद या सेकंड था, मेरे को एग्जैक्टली आई थिंक ये, थर्ड था सर। हाँ थर्ड का है, तो सेकंड अपन कल ले लेंगे। ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।